हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स और क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे हैं हीट यानी कि उष्मा। हम लोगों ने उष्मा के बारे में बहुत सारा छोटा छोटा वीडियो किया, बहुत सारा हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा उष्मा के बारे में, उष्मा का डेफिनेशन पढ़ा। इसके साथ साथ विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, उष्माधारिता, इन सभी के बारे में हमने पहले ही वीडियो लेक्चर कर रखा है जिसका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अगर वो सारी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर लिंक पर क्लिक करें, आप वहां पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उष्मा का संचरण। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है बच्चों उष्मा का स्थानांतरण। हेडिंग लगा ले सबसे पहले, स्थानांतरण। तो प्लीज अपने आसपास के सारे डिस्टरबेंस को बंद कर दे और आराम से खुद को एक कमरे में शिफ्ट कर लो जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। वीडियो देखो, एंजॉय करो और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलो। ठीक है बच्चों, हमने उष्मा का स्थानांतरण के बारे में बतलाया था, पहले ही बतलाया था, यानी कि जब हमने उष्मा का जब डेफिनेशन बताया था तो उस टाइम बताया था क्या कि उष्मा एक ऊर्जा का रूप है। उष्मा क्या है? तो एक ऊर्जा का रूप है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण प्रवाहित होती है, या फिर ऐसा कह दें कि एक ही वस्तु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। मतलब कि अगर किसी वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरित होगी तो वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस देखना चाहिए। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो कि एक वस्तु है ए, दूसरी वस्तु है बी। अब उष्मा ए से निकल निकल कर बी में जा रही है, तो यानी कि ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तापमान का अंतर है, तापांतर है। और जब तापांतर रहेगा तभी उष्मा का स्थानांतरण होगी। तो उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो तापांतर के कारण से। तो ये आप बात हमेशा याद करके रखेंगे, पॉइंट बना के आप ये लिख लेंगे क्या कि उष्मा का स्थानांतरण उष्मा का स्थानांतरण तापांतर के कारण। किसके कारण? तापांतर के कारण। तापांतर के कारण होती है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक? तो उष्मा का स्थानांतरण बच्चों किस वजह से होता है? तो तापांतर के कारण होती है। अब बात आती है कि सर उष्मा का स्थानांतरण तो तापांतर के कारण होती है, चलो अच्छा बात है, बट उष्मा कहां से कहां जाएगी? क्या निम्न ताप से उच्च ताप की ओर जाएगी या फिर क्या उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाएगी? तो ये बहुत बेसिक चीज है, ऐसे बहुत इजी, बहुत बेसिक है जो कि मैं लिख रहा हूं। ऐसे तो बहुत बेसिक है, कहीं ना कहीं ये चीज आपने पढ़ा होगा, इन सारे बातों के बारे में आपको जानकारी पहले कहीं ना कहीं आपको बुक से मिली होगी, बट फिर हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ये छोटी छोटी बेसिक बातें नहीं पता होंगे। ठीक है, तो उष्मा जो है आप याद रखेंगे क्या कि उष्मा हमेशा 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 के लिए, जीवन भर के लिए क्या याद रखना है कि उष्मा हमेशा उच्च ताप से, यानी कि हाई टेम्परेचर, उच्च ताप मतलब क्या? हाई टेम्परेचर। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, निम्न ताप मतलब क्या? लो टेम्परेचर। तो हो गया क्या कि उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित होती है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें थी। क्या? एक तो ये कि उष्मा का स्थानांतरण तापांतर के कारण होता है, दूसरी बात क्या कि उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। बहुत बेसिक बात है, बहुत इजी और बहुत बेसिक बातें थी। ठीक है, हमें जो आज टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है बच्चों उष्मा का स्थानांतरण।
तो अब जो हम लोग आएंगे वो पॉइंट के ऊपर आएंगे। अब मेन टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर आएंगे। तो मेन हमारे टॉपिक का नाम क्या है? तो हमारे टॉपिक का नाम है ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ऊष्मा का स्थानांतरण जो, देखो फास्ट फास्ट भगा रहे ताकि वीडियो कहीं लंबा ना हो और ज्यादा लेंदी ना लगे और ज्यादा आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है? आराम से पढ़ो, मजे से पढ़ो, इंजॉय करके पढ़ो। कहा जाता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो है बच्चों वो 3 विधि द्वारा होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण जो होती है वो 3 विधि द्वारा होती है। कौन कौन सी विधि? तो पहला हो गया चालन विधि, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मजा वाला भी है और सबसे बेहतरीन है, इंटरेस्टिंग है। पहला क्या होता है? चालन विधि। ऊष्मा हस्तांतरण का जो दूसरा विधि होता है उसको हम कहते हैं संवहन विधि। क्या बोलते हैं इसको? तो संवहन विधि। चालन विधि को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं कंडक्शन मेथड, यानी फिर आप इसको कंडक्शन भी कह सकते हैं सिर्फ, और इसे कहते हैं संवहन विधि यानी कि कन्वेक्शन। और तीसरा जो होता है उसका नाम है बच्चों विकिरण विधि। क्या नाम है? विकिरण विधि। तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो इन 3 विधियों द्वारा होती है। कौन कौन सा? तो एक चालन विधि, दूसरा संवहन विधि और तीसरा विकिरण विधि। जिसमें से चालन विधि जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चालन विधि बहुत इंपॉर्टेंट, और हम चालन विधि के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है ना? किसके बारे में? चालन विधि के बारे में। थोड़ी बहुत डिटेलिंग तो इसमें ही पढ़ेंगे, संवहन विधि के बारे में पढ़ेंगे, बट इसके बारे में उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे जितना कि हम चालन के बारे में पढ़ेंगे। और विकिरण, विकिरण तो कहना ही नहीं है, तो अपने आप में एक खुद बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है विकिरण की, है ना? सूर्य से रोशनी आती है पृथ्वी पर विकिरण के कारण। अभी जो है क्या बोलते हैं, अभी गर्मी का समय है, देखो अभी अगर आप नदी किनारे चलोगे पूरे का पूरा रेत नदी में जितना भी बाला पड़ा है वो सब गर्म है। क्यों? क्योंकि विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा कहां से आ रही है? तो सूर्य से आ रही है। उस नदी में जो पड़ा हुआ रेत है उस रेत पर पड़ रही है, जिसकी वजह से रेत गर्म हो जा रही है, विकिरण विधि। तो सबके बारे में पढ़ेंगे एक करके। पहले चालन के बारे में पढ़ेंगे, फिर संवहन के बारे में पढ़ेंगे, फिर विकिरण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? वो है चालन विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चालन विधि कि चालन विधि क्या है, इसकी परिभाषा कैसे होती है, और चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, यानी कि चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर मैं आगे की बात करता हूं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करें बच्चों। चलिए, हो गया? स्क्रीनशॉट कर लिए? स्क्रीनशॉट हो गया? चलो, अब हम आते हैं कि चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? तो हम बात करने वाले हैं यहां पर चालन विधि के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इस विधि के बारे में बात करने से पहले हम इस विधि को समझेंगे कि चालन विधि में होता क्या क्या है, ठीक है ना? हम चालन विधि विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में पहले हम समझेंगे कि चालन विधि द्वारा ऊष्मा किस तरह से स्थानांतरित होती है। इसके बाद फिर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मान लिया कि मैंने एक लोहे का एक छोटा सा या फिर एक तांबे का किसी भी धातु का मैंने एक छड़ लिया, एक रॉड ले लिया। आप ये लोहे का भी रॉड ले सकते हो, तांबे का रॉड ले सकते हो, एल्युमिनियम का ले सकते हो, सोना का ले लो, चांदी का ले लो, ठीक है? किसी भी तरह का आप एक रॉड ले लो, लेकिन वो धात्विक होना चाहिए, धातु का बना होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ बच्चों कि छड़ जिस धातु की बनी होगी, क्या उस धातु के अणु इस छड़ में मौजूद होंगे या नहीं होंगे? जल्दी से। जिस धातु की ये छड़ बनी होगी, क्या उस धातु के अणु इस छड़ में मौजूद होंगे? बिल्कुल होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे शरीर का निर्माण अगर कोशिका से हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमारे कोशिकाओं के बीच कोशिकाओं में केंद्रक भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। तो इसी तरह से जब इस छड़ का निर्माण किसी धातु से हुआ है तो इस छड़ में उस धातु के अणु भी मौजूद होंगे। तो हम क्या है, तो इस छड़ में एक छड़ है, यहां से यहां तक छड़ की लंबाई मान लो ABCD L कुछ भी, तो खैर, तो यहां पर एक मेरे पास क्या है, एक छड़ है, और इस छड़ जो है, मान लो कि ये छड़ जो है वो लोहे की बनी है, मान लिए किस चीज की? लोहे की। अब इस छड़ में लोहे के अणु है। चलो कुछ देर के लिए मान लो कि ये क्या है, लोहे के अणु है, जो कि ऐसे तो अणु इतना साफ साफ दिखता नहीं है आसानी से, बट मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास ये कैपेबिलिटी है, मेरे पास एक कैपेबिलिटी है कि अणु को मैं साफ साफ आपको दिखा सकता हूं अपनी
और वो भी नंगी आंखों से, बिना किसी माइक्रोस्कोप वगैरह का। ये देखिए, ये जो बड़ा बड़ा जो गोल गोल ढबोल ढबोल एकदम अंडे के आकार का जो आपको दिख रहा है, मान लो कि ये क्या है, तो ये है अणु। किसका? तो जिस धातु का ये छड़ बना है उस धातु का ये अणु है। कौन सा? एक गोल गोल वाला। ठीक है, अब मान लो कि इस छड़ को हमें यहां से यहां तक गर्म करना है। मान लिए कि हमें इस छड़ को यहां से यहां तक पूरा, इस छड़ के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी कि एंड ए से लेके एंड बी तक हमें गर्म करना है। ए से छोर बी तक हमें इस छड़ को गर्म करना है। तो गर्म करने के लिए क्या करेंगे भैया? तो गर्म करने के लिए सबसे पहले छड़ के किसी एक सिरे पर हम क्या करेंगे, किसी एक छोर पर हम सबसे पहले कैंडल जलाएंगे, एक मोमबत्ती। ये लो, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मोमबत्ती जला दिया, यानी कि यहाँ पे ऐसे जल रही मोमबत्ती, ये रहा छड़। अब हम इसको आराम से धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं। जब इस कैंडल के पास में आप छड़ को जब ऐसे गर्म करोगे तो देखोगे क्या कि छड़ का जो सिरा कैंडल के नजदीक में है वो सिरा ज्यादा गर्म होता है, और इधर वाला जो बाकी का जो सिरा है वो कम गर्म होता है। क्यों? इसी चालन विधि के कारण, इसी चालन विधि के कारण भैया, इसी चालन विधि के कारण। लेकिन कुछ देर तक आप जब लगातार गर्म करोगे, लगातार गर्म करोगे, लगातार जब गर्म करते जाओगे, तो ये सिरा यानी कि जो उसका विपरीत सिरा जो है, यानी कि ये वाला, ये भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? तो इन सारी बातों की कहानी जो है बच्चों, वो इसी चालन विधि में छुपा हुआ है, और इसी चालन विधि के पीछे इन सारे रहस्यों की कहानी, इन सारे रहस्यों का उत्तर इसी चालन विधि में छुपा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, तो मैंने एक छड़ लिया, छड़ के एक छोर पर मैंने क्या किया, एक कैंडल जला दिया, एक मोमबत्ती जला दिया। अब ये मोमबत्ती क्या होगा कि धीरे धीरे छड़ के इस छोर को क्या करेगा, गर्म करेगा। अब होता है क्या कि जैसे ही ये मोमबत्ती इस छड़ को गर्म करना शुरू करती है, इस छोर को, तो धीरे धीरे गर्म होते 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 छड़ के इस छोर पर जितने भी अणु मौजूद होंगे, उन अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूं, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। क्या कि जब ये मोमबत्ती इसे गर्म करना शुरू करती है छड़ के इस छोर को, तो इस छड़ के इस छोर पर जो भी अणु मौजूद होते हैं, छड़ के अणु मौजूद होते हैं, उन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब बताओ कि जिसके पास में ऊर्जा में वृद्धि होगा, जिसके पास में एनर्जी खूब बढ़ गया, एकदम कुट कुट के एनर्जी बढ़ गया है, खूब एनर्जी आ गया, खूब ऊर्जा आ गया, तो क्या वो इंसान किसी की बात को सह पाएगा? नहीं, खूब उछलेगा, कूदेगा, दे ऐंठ के चलेगा कि हम किसी से भी भिड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ कि जब एक गर्म होते होते यहाँ पर जो अणु मौजूद थी, उस अणु की जब गतिज ऊर्जा बढ़ गई, तो वो अणु क्या किए कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण वो अणु अपने स्थान पर कूदना शुरू कर दिया, और उस कूदना को हम कहते हैं कंपन गति, यानी कि अणु अपने स्थान पर कंपन गति करना शुरू कर दिया। बात समझना, फिर से एक बार, जब मैंने छड़ के इस छोर को, यानी कि ए वाले छोर को कैंडल से गर्म करना शुरू करा, तो गर्म होते 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 क्या हुआ कि इस छोर पर जितने भी इस छड़ के अणु मौजूद थे, इन अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो गई, गर्म होने से बढ़ गई। अब जब इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, तो ये अणु क्या करे, तो ये अणु जो है वो अपने स्थान पर कंपन गति करना शुरू कर दिया। अब एक बात बताओ कि अगर किसी के पास में ऊर्जा बढ़ जाए, खूब ताकत हो जाए, खूब ताकत हो जाए, अब वो आराम से किसी के साथ में लड़ते भिड़ते, यानी कि बहुत ज्यादा टकरा, सोच रहा है कि हम जाके किसी से लड़े, खूब ऊर्जा आ गया, एकदम खरखा की तरह सीना एकदम छाती चौड़ा करके एकदम टाइट करके चल रहा है, किसी से अगर भिड़ गया, कहीं उससे ज्यादा भी ऊर्जा वाला कोई आदमी मिल गया, किसी को भिड़ गया, तो क्या होगा, समझ रहे हो ना। ठीक इसी तरह से यहां पर, जब यहां पर इस कण की गतिज ऊर्जा बढ़ गई और एक कण जब कंपन गति करना शुरू कर दिया, उछलना कूदना शुरू कर दिया, तो भाई इसके बगल में था एक दूसरा अणु, देखो ये दूसरा अणु था, जाके दूसरा अणु से क्या हो गया, टकरा गया, और इस टक्कर को जब एक अणु दूसरे अणु से टकराती है तो हम उसे आणविक टक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आणविक टक्कर। याद रखता,
कि जब एक अणु दूसरे अणु से टकराती है तो हम उसे आणविक टक्कर बोलते हैं। तो जब मैंने इस छोर को गर्म किया तो इस छोर पर मौजूद अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये अणु जो है वो अपने स्थान पर कंपन गति करने लगी, और उस कंपन गति के दौरान अपने बगल वाले अणु से टकराई, और जैसे ही अपने बगल वाले अणु से टकराई, बस अपने गतिज ऊर्जा का कुछ भाग बगल वाले अणु को स्थानांतरित कर दी, बगल वाले अणु को स्थानांतरित कर दी। अब जैसे ही बगल वाले अणु को क्या होगा, गतिज ऊर्जा मिला। हम तो यहाँ पे छड़ को लगातार अभी कैंडल जला के गर्म कर रहे हैं, लगातार गर्म कर रहे हैं, लगातार गर्म कर रहे हैं। जब इसको लगातार गर्म कर रहे हैं, अब लगातार पहले वाले कण की गतिज ऊर्जा, सॉरी, लगातार पहले वाले कण की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। जब लगातार पहले वाले कण की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है और लगातार जो पहला वाला कण है वो कंपन गति करेगा और लगातार दूसरे कण से टकराएगा, और इस दौरान दूसरे कण को गतिज ऊर्जा देते जाएगा। एक समय पर अब दूसरे कण की भी गतिज ऊर्जा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब जब दूसरा वाला कण के पास में, यानी कि दूसरे वाले अणु के पास में जब गतिज ऊर्जा की वृद्धि हो गई, तो दूसरा वाला अणु भी क्या करेगा, अपने स्थान पर कंपन गति करेगा, और उस कंपन गति के दौरान वो तीसरे अणु से जाके टकरा जाएगा। जैसे ही तीसरे वाले से टकराया, अब तीसरे वाले के पास में भी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अब तीसरा वाला भी अपने स्थान पर कंपन गति करेगा। अब जब अपने स्थान पर कंपन गति करेगा तीसरा, तो अब तीसरा किससे टकराएगा, चौथा से। अब जैसे ही चौथा से टकराया तो उसने ऊर्जा का कुछ हिस्सा चौथे को दे दिया। अब चौथा वाला के पास में ऊर्जा आ गया है। अब चौथा वाला भी क्या होगा, अपने स्थान पर कंपन गति करेगा। जब चौथा वाला अपने स्थान पर कंपन गति करेगा तो वो किससे टकराएगा, तो वो जो है वो बगल वाला यानी कि पांचवें कण से आणविक टक्कर करेगा। और इसी तरह से हम इसको यहाँ पर लगातार गर्म करते जाते हैं, और लगातार इन अणुओं के बीच में आणविक टक्कर होते जाता है, और अंततः छड़ जो है वो यहाँ से लेके ए से लेके बी तक जो है वो गर्म हो जाता है। और इस प्रकार जो है वो छड़ चालन विधि के द्वारा गर्म हो जाती है। और इस पूरे विधि को हम क्या बोलते हैं, तो इस पूरे विधि को हम बोलते हैं चालन विधि। तो इसमें हुआ क्या, चालन विधि के लिए सबसे प्रोसेस क्या क्या हुआ, तो चालन विधि को जब हमने गर्म करना शुरू किया तो अणुओं की क्या हुई, तो अणुओं के गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, पहला चीज। दूसरा चीज क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। दूसरा बात क्या हुआ कि अणु कंपन गति करना शुरू कर दिए। कौन सा गति, तो कंपन गति। अणु जो है वो कंपन गति करना शुरू कर दिए, और अपने स्थान पर, ध्यान रहे, अणु जो कंपन गति कर रही है वो अपने स्थान पर से ही कंपन गति कर रही है, अपने स्थान को नहीं छोड़ रही, अपने स्थान से नहीं हट रही, ठीक है। और तो पहला गतिज ऊर्जा में वृद्धि, दूसरा कंपन गति, और तीसरा जो है वो क्या हो रहा है, तो तीसरा जो हो रहा है भैया वो हो रहा है आणविक टक्कर। अणुओं के बीच में क्या हो रहा है, आणविक टक्कर हो रहा है। तो ये तीन तीन प्रक्रिया हो रही है। एक तो गर्म करने से इससे गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और जब अणु के गति ऊर्जा बढ़ रही है तो अणु अपने स्थान पर कंपन गति कर रहे हैं, और जब अणु अपने स्थान पर कंपन गति कर रहे हैं तो अणुओं के बीच में आणविक टक्कर हो रहा है। और जब ये अणु आणविक टक्कर करते हैं तब एक अणु दूसरे अणु को ऊर्जा जो है वो उष्मा जो है वो ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित कर देते हैं, और इस प्रकार ये छड़ ए से लेके बी तक पूरी तरह से गर्म हो जाती है। और इस पूरे विधि को हम बोलते हैं भैया चालन विधि। इस पूरे विधि को हम बोलते हैं चालन विधि। बात समझ में आई, चालन विधि का क्या, चालन विधि क्या है और चालन विधि किसे कहते हैं, समझ में आई। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की बात करते हैं, इसके डिफिनेशन को लिखवाते हैं। चालन विधि का डिफिनेशन है कि परिभाषा क्या होता है, थोड़ा झटके में गिरे। चलो हो गया। तो अब हम जो है यहां पर अगर चालन विधि की परिभाषा की बात करें, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा कमेंट करके बोल दो। अगर समझ में आती है बातें, ये सारी बातें अगर आपने समझ में आ रही है तो प्लीज आप कमेंट करिए यस और नो। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप यस नो का कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम चालन विधि का परिभाषा लिखे तो क्या लिख सकते हैं, चालन विधि, तो चालन विधि को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो चालन विधि में हम लिखेंगे क्या कि ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण का वह विधि, ऊष्मा स्थानांतरण का वह विधि जिसके अंतर्गत ऊष्मा
उष्मा आणविक टक्कर के कारण, किस कारण से? आणविक टक्कर। अगर आणविक टक्कर नहीं होता तो ऊर्जा स्थानांतरित ही नहीं होती, और ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती तो उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। तो जिसके अंतर्गत उष्मा आणविक टक्कर द्वारा स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है, तो इस विधि को हम क्या बोल देंगे? चालन विधि। फिर से चालन विधि का परिभाषा क्या है? तो उष्मा स्थानांतरण का वह विधि जिसके अंतर्गत उष्मा आणविक टक्कर के द्वारा स्थानांतरित होती है, तो इस विधि को हम क्या बोल देंगे? चालन विधि। इसकी एक और परिभाषा आपको किताब में लिखी हुई मिलती है, क्या मिलती है वो भी मैं लिख देता हूं यहां पे। तो अब कुछ कुछ किताब में लिखा हुआ मिलेगा बच्चों कि उष्मा स्थानांतरण का वह विधि, उष्मा स्थानांतरण का वह विधि, मैं इतना लिखता हूं इसलिए क्योंकि बोर्ड के पर्पस से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड के होंगे तो उन्हें नोट्स बनाना होता है, सब लिखना होता है, थ्योरीज वगैरह है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा इतना डिटेल्स लिखता हूं। तो उष्मा स्थानांतरण का वह विधि जिसके अंतर्गत उष्मा बिना अणुओं के, जिसके अंतर्गत उष्मा बिना अणुओं के स्थान में परिवर्तन हुए स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है। तो इस विधि को भी हम क्या बोल देंगे? चालन विधि। ठीक है, क्या कि उष्मा स्थानांतरण का वह विधि जिसके अंतर्गत उष्मा बिना अणुओं के स्थान में परिवर्तन हुए स्थानांतरित। देखो चालन विधि में उष्मा स्थानांतरण के लिए अणु अपने स्थान को परिवर्तन नहीं करती, अणु बिना अपने स्थान में परिवर्तन किए, अरे भाई अणु कंपन गति, मैंने क्या कहा कि अणु जो है वो अपने स्थान पर ही कंपन गति करती है, अपने स्थान पर ही है और वाइब्रेट कर रही है, अपने स्थान पर ही वाइब्रेट करी, अपने स्थान से नहीं हट रही। तो अणु अपने स्थान पर रहते हुए कंपन गति करती है, और उस कंपन गति के दौरान जो है वो देखो अणु जिसके तो उष्मा अणुओं के स्थान में परिवर्तन हुए बिना अणुओं के स्थान, यानी कि अणुओं के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और फिर भी वो कंपन गति कर रही हो, जिसके कारण से आणविक टक्कर हो रहा, और उस आणविक टक्कर के वजह से ऊर्जा का हस्तांतरण, और वही ऊर्जा जो है वो ऊष्मा का रूप है, और इसको क्या बोल देंगे? चालन विधि कह देंगे। और ये चालन विधि में देखो, चालन विधि में क्या होता है? सबसे पहले गर्म करने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, फिर कंपन गति आरंभ होता है, फिर आणविक टक्कर होता है, और तब जाके ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो ये पूरा प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगता है, टाइम जाया बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं क्या? तो इसीलिए कहते हैं भैया कि चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण धीमी गति से कैसे होता है? तो धीरे धीरे होता है, धीमी गति से होती है। ठीक है, और समझिए, और ये जो चालन विधि है वो खासकर ठोस पदार्थों में, तो ये भी लिख लीजिए कि चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण उष्मा का स्थानांतरण उष्मा का चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थों में, ठोस पदार्थों में होती है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए आप जल्दी से, फिर हम आगे की बात करते हैं चालन विधि के। जल्दी से करें। हो गई? हो गई, चलो अच्छी बात है अगर हो गई तो।
अब देखो होता है क्या, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा बात करते हैं थोड़ी सी। देखो होता है क्या कि बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी चालन विधि का जो आणविक सिद्धांत है, यानी कि किस तरह से चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसके बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आणविक टक्कर होना, क्या बोलते हैं, आणविक टक्कर होना, उसमें के गतिज ऊर्जा में वृद्धि होना, तो कब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, कब आणविक टक्कर होगा, और आणविक टक्कर के दौरान क्या होगा। तो इन सारी बातों के बारे में कहानी बनाकर लिखना होता है। तो मैं चाहता हूं कि वो कहानी मैं खुद लिख दूं और आप अपने कॉपी पर नोट, ऐसे तो मैंने कहानी बता दिया क्या कि क्या होगा कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने से उस पदार्थ में मौजूद अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो वो अणु अपने स्थान पर कंपन गति आरंभ कर देते हैं, जिस कारण से उस कंपन गति के दौरान एक अणु दूसरे अणु से आणविक टक्कर करते हैं, और उसी आणविक टक्कर के दौरान एक अणु दूसरे अणु को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। इसी प्रकार लगातार क्या होता है, गर्म करते जाते हैं, लगातार आणविक टक्कर होते जाती है, लगातार ऊर्जा स्थानांतरित होती जाती है, और क्षण ए से बी तक गर्म हो जाती है। पूरी यही प्रोसेस को लिखना रहता है। तो आप अपनी भाषा में आराम से लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? यस और नो जल्दी से कमेंट करो, यस और नो लिख सकते हो, चलो अच्छी बात है। तो अब हम पढ़ते हैं चालन विधि की अवस्था। चालन विधि की अवस्था, तो देखो चालन विधि की अवस्था, हेडिंग लगाइए क्या कि चालन विधि की अवस्था। अब ये क्या गया, ये तो कहीं कोई टॉपिक मिला नहीं है, ये तो कोई किसी बुक में भी ये टॉपिक नहीं मिला होगा, बिल्कुल नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं, ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं। मैं इसे खींच तीर के बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि बच्चों चालन विधि को हम लोग दो अवस्था में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? पहले देखो चालन विधि की दो अवस्था होती है। कौन कौन सा? तो एक होता है परिवर्तनशील अवस्था, चालन विधि की एक होती है परिवर्तनशील अवस्था, और दूसरा होता है चालन विधि की स्थिर अवस्था। इधर लिख देता हूं यहां पे, एक होता है स्थिर अवस्था, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल स्टेट, और इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो चालन विधि की परिवर्तनशील अवस्था क्या होती है? वो माय गॉड, लाइट कट गई, इट्स अ बिग इशू।